सारथी सक्सेस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कई क्लासों में मैथ्स 2D और 3D लगभग कंप्लीट सा है। 3D में एक छोटी सी बात बच गई थी उस दिन। कौन सी छोटी सी बात बच गई? खोखला बेलन बच गया था। ठीक है ना? तो अपन खोखला बेलन एक लास्ट टॉपिक है इसका, वो अपन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। फार्मूले कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, ये सारा अपन जवाब देंगे। इसका रटना बिल्कुल भी नहीं है। खोखले बेलन पर पहुंचने से पहले इसके उदाहरणों पर और बेलन पर वापस अपने को जानना पड़ेगा। उदाहरण में देखो, मैं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताता हूं आपको जो अपने दैनिक जीवन में अपन काम में लेते हैं। मेरी भाषा में, मारवाड़ी देसी कल्चर में, भूंगली है ना, भूंगली जिससे अपन चूल्हे में फूंक मारते हैं, वो इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगर भूंगली का किसी के जीवन में व्यक्तिगत काम कभी नहीं पड़ा, क्योंकि अभी तो गैस वैस आधुनिक जमाना चल रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आपको उदाहरण ध्यान रखना है। पानी का पाइप देखा हुआ आपका? अभी तो क्या ये प्लास्टिक का जमाना आ गया, सारे प्लास्टिक के पाइप आने लगे। पहले एक लोहे का पाइप होता था, मजबूत पाइप होता था। तो पाइप अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब पाइप की क्या विशेष बात है, कैसे खोखले बेलन की अपने परिकल्पना की है, उस पर अपने एक बार चर्चा करते हैं, है ना। खोखले बेलन से पहले अपने देखो बेलन की जो परिकल्पना की थी, बेलन में मैं छोटा सा शॉर्ट यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको वहां से यहां तक जाने में कोई समस्या नहीं है। ये अपने बेलन की कल्पना की थी। बेलन में अपने क्या सोचा था कि आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है और कोई एक बेलनाकार आकृति है। उस वक्त मैंने ट्यूबलाइट के डंडे का इस टाइप के उदाहरण दिए थे आपको, जहां कांच लगा हुआ है, ठीक है ना, वक्राकार बागर। इस बेलन के वक्राकार भाग की कल्पना करें तो अपना क्या आया था, 2πr/h आया था। याद आ रहा है कुछ? कैसे आया था? आयत से आया था। इसको काटोगे तो आयताकार आकृति बन जाएगी। इसको काटोगे ना, बेलन को अगर आप काटोगे तो एक आयताकार आकृति बन जाएगी। तो आयताकार आकृति बनेगी ना, तो जो आयताकार आकृति आपकी बनी है उसमें एक तो वृत्त की परिधि खुल के बन रही है, चाहे वो लंबाई का काम करे चाहे चौड़ाई का काम करे, और एक बेलन की ऊंचाई का काम कर रही है। तो 2πr/h यहां से आया था ना, बताया था। और क्या बताया था मैंने? ये देखो वृत्ताकार भाग है तो इसका πr² बताया था मैंने। ये वृत्ताकार भाग है, इसका भी πr² बताया था मैंने। बेलन का आयतन बताया था किससे? 5 के सिक्के से। याद रखना ये बात, छोटी छोटी बातें हैं, जिसको पढ़ो ना, खोखला बेलन तो मतलब बेलन पे तो जाना ही पड़ेगा आपको। 5 के सिक्के से, तो इसका आयतन क्या होता था? πr², तो नीचे वाला पैंदा, और h ऊंचाई, ये इसका आयतन होता है। क्लियर? बेलन भी बताई थी। अब मान लो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, तो सबको जोड़ा था, याद आ रहा है, ठीक है। 2πr वक्राकार भाग क्षेत्रफल याद आ रहा है, याद आ रहा है, ये याद आ रहा है, ये याद है, जो गोलेम की वो इंपॉर्टेंट चीज है मतलब अपने। अब देखो, अब इस बेलन को अगर मैं बीचों बीच से एक बेलन और काट लूं तो कैसा बेलन बन जाएगा मेरा? खोखला बेलन बन जाएगा। भूंगली को मान के सोचो, पहले एक बार कोई टाइम में वो ठोस था, अब भूंगली में से मैंने अंदर वाला मटेरियल निकाल दिया। अब क्या बचा है? केवल बाह्य पृष्ठ पर एक लोहे का पार्ट दिख रहा है, अंदर की तरफ से भी है वो पृष्ठ। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? समझ रहे हो। तो अपन क्या करेंगे, खोखले बेलन का अपन चित्र बनाएंगे। तो खोखले बेलन का अपन चित्र बनाएंगे। अपन क्या कल्पना कर रहे हैं, देखो समझना बात को, थोड़ा सा अपन पेन वेन भी अलग यूज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए सारी बातें। ये अपनों ने आर त्रिज्या और एच ऊंचाई के किसी बेलन की परिकल्पना की है। कैसे बेलन की? जिसकी त्रिज्या आर है। अब आप कहोगे सर पिछली बार तो आपने स्मॉल आर ली थी। अरे भाई, जब मैं इसमें से एक बेलन और काटूंगा ना तो उसकी फिर कुछ ना कुछ फिर लेनी पड़ेगी त्रिज्या, इसलिए कैपिटल आर और स्मॉल आर में डिवाइड कर दिया पहले से। मेंटली स्वस्थ रहना है ना अपने को, रटना नहीं इसको। वो ऐसे मतलब तो उसमें आर लिए थे, इसमें आर क्यों ली, उससे क्या फर्क पड़ना है? आर आ रही है, आर बड़ी छोटी भी तो हो सकती है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, देखो समझना, मैं समझाता हूं आपको कुछ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस बेलन के अंदर एक बेलन और काटा, इस बेलन के अंदर से एक बेलन और काटा, बेलन के अंदर से एक बेलन और काटा, काट दिया। अब जो ये आर है ना, ये यहां से लेकर यहां तक यार, यहां से लेकर यहां तक यार, ये तो कैपिटल तो ये वाली थी, और ये इसको मैंने लिया स्मॉल आर, ये जैसे समझ लो यहां से यहां तक की, इसको लिया मैंने स्मॉल आर, ठीक है। अब जो बेलनाकार आकृति रहेगी मेरे सामने वो खोखला बेलन हो गई।
तो खोखला बेलन का कौन सा रियल पार्ट मेरे को दिखाई देगा, वो और समझो कौन सा रियल पार्ट अपने को दिखाई देगा। ले लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो अपने को कौन सा पार्ट दिखाई देगा वास्तव में, ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट ही दिखाई देगा जहां धातु मेटेरियल लगा हुआ है, यहां देखो, यहां ये वाला पार्ट मेरे को दिखाई दे रहा है। इस चित्र को दिमाग में बैठाओ थोड़ा सा, क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। बस हो गया, खोखला बेलन हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं, बस अब कहीं रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपन आते हैं खोखले बेलन की मोटाई क्या है। मोटाई से मतलब समझ रहे हो ना, ये पार्ट कितना मोटा है, ये पार्ट मेरे, पूरी भाषा लिखूं या समझोगे, अपन क्या कहना चाह रहे हैं, अपन चाह रहे हैं मोटाई किसकी, खोखले बेलन की। क्या आएगी मोटाई, R - R आएगी। देखो कैसे, यहां से यहां तक कितनी है, यहां से लेकर यहां तक R है R, और यहां से यहां तक कितनी है, स्मॉल r है। इन दोनों का जो डिफरेंस वही तो ये है, और क्या है, R - R। ये खोखले बेलन की मोटाई निकाली, ठीक है। अब इस मोटाई से होगा सारा खेल। अब अपने खोखले बेलन के वक्राकार भाग की कल्पना करते हैं। तो देखो ध्यान से, वक्राकार भाग दो और दिखाई देंगे आपको, कौन कौन सा, एक तो ये बाहर जो रेड कलर वाली लाइन है वो वक्राकार भाग है, तो खोखले बेलन का बाह्य वक्राकार भाग बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। और मेरे को देखो जो ग्रीन वाली लाइन है ना, उस वाला पार्ट भी अंदर से दिखाई देगा, ये वाला वक्राकार भाग भी मेरे काम का होगा, जहां ग्रीन लाइन, ये वाला जहां ग्रीन लाइन आपकी, ठीक है, ये ग्रीन लाइन है जहां, ये भी आपका एक वक्राकार भाग है। इसको मैं खोखले बेलन का आंतरिक वक्राकार भाग बोलूंगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है, क्या बोलेंगे अपन, देखो मैं लिख देता हूं, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का बाह्य, बाह्य मतलब बाहर का, बाह्य वक्राकार भाग दिखाई दे रहा सारा, क्या आएगा। देखो बेलन को जब अपना पढ़ा था ना, तब अपने को पता था कि बेलन का जो वक्राकार भाग होता है, उस बेलन को अगर काट दिया जाए तो एक आयत में कन्वर्ट हो जाता है, 2πRH होता है। अब यहाँ आर तो बदलेगी, और क्या बदलेगी, बाह्य भाग को आप काटोगे तो क्या बाह्य वक्राकार भाग आ जाएगा, और बाह्य वक्राकार भाग क्या आ जाएगा, 2πR H आ जाएगा इस बार, ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए। बोलो बात समझ नहीं, आगे एकदम से इसको काट के देखो, इसको काटोगे आयत बन जाएगा, तो 2πR कौन सी काम करेगी, रेड वाली, और H कौन सा, ये वाला हाइट। खोखले बेलन का आंतरिक वक्राकार भाग पूछूं तो क्या आ जाएगा, अगर आप लोगों से पूछूं आंतरिक वक्राकार भाग, अब कई बच्चे कहते हैं सर आंतरिक वक्राकार भाग कैसे आ गया। आप उंगली को देखो, एक बाहर जहां से आपने पकड़ रखा है, एक अंदर भी तो है, पाइप को देखो आप, बाहर कुछ चिकना है, अंदर थोड़ा सा खुदरा वाला पार्ट, एक बेलन और दिखता है उसके अंदर से, गौर करो इस बात पर। तो वो उस पर भी तो, अगर मान लो कोई कलर वलर करना है तो बाहर भी करोगे तो अंदर भी तो करना पड़ सकता है ना वक्राकार भाग के हिसाब से। तो कुल वक्राकार भाग की बात करोगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, समझना बात को, ये यहां मैंने जोड़ दिया है, जोड़ना पड़ेगा तभी तो कुल आएगा, ठीक है ना। तो खोखले बेलन का आंतरिक वक्राकार भाग, इसकी बात करें अपन, खोखले बेलन में, खोखले बेलन का आंतरिक वक्राकार भाग, अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं, एक बार समझा रहा हूं। आंतरिक वक्राकार भाग क्या आ जाएगा, देखो मेरी भाषा में ये आ जाएगा, क्यों, इस बार मैं इसको खोल रहा हूं अंदर से तो ये आएगा, बाहर से ही आएगा, अंदर से ग्रीन वाला, इसीलिए मैंने अलग कलर पेन काम में लिया। खोखले बेलन का वक्राकार, कुल वक्राकार भाग क्या, दो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल पूछ ले, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कुल वक्राकार भाग कितना होगा, तो इन दोनों का एडिशन होगा, और आपको सीधा रटाया जाता है, क्या रटाया जाता है, इन दोनों को जोड़ो, 2π कॉमन है, H कॉमन है, 2πR + R × H, ये आपको सीधा रटाया जाता है। कहां से है ये मैंने बताया, कि क्या चीज है, कुल वक्राकार भाग। कुल क्यों है, क्योंकि इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों शामिल है, कुल वक्राकार भाग है ये, कुल वक्राकार भाग। तो आपसे कुल पूछा जाए तो ये निकालोगे, आपको बुंगली के बाहर बार कलर करना है, बाह्य वक्राकार भाग लोगे। आपको बुंगली के अंदर जैसे कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, जैसे जहां अंदर मोटर गाड़ियों में कुछ पार्ट ऐसे वक्राकार बेलनाकार आकृति को अंदर डाली जाती है, तो उसके अंदर कलर करते हैं, बाहर करने की जरूरत ही नहीं होती है,
और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां बार बार अपन करते हैं, अंदर अपने करने की जरूरत ही नहीं होती है। और कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां दोनों तरफ अंदर अंदर और बाहर दोनों तरफ कलर करते हैं, तो कुल वक्राकार वाक्य अपने पास। तो 2 पाई कैपिटल आर लोगे तो बाह्य वक्राकार, स्मॉल आर लोगे तो 2 पाई आर एच आंतरिक वक्राकार भाग, और दोनों को ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे तो 2 पाई और एच तो कॉमन है, आर प्लस आर रहेगा तो 2 पाई आर एच। वहां पे भी 2 पाई आर एच था, देखो इससे याद रखो, यहाँ 2 पाई आर एच यहाँ था और 2 पाई आर एच यहाँ है, आर आर में डिफरेंस आ गया है, ठीक है ना। वहां केवल बाह्य वक्राकार भाग ही काम कर रहा था, आंतरिक वक्राकार भाग नहीं था, क्योंकि अपनों ने जो बेलन लिया था वो ठोस नुमा आकृति की कल्पना की थी। अब स्टील की टंकी आप अगर सोच के देखो तो बाहर भी कलर करोगे अंदर भी कलर करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों वक्राकार भाग होने पड़ेगी फिर, क्योंकि वो उस रूप में खोखला बेलन काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। हो गया ये, चले नेक्स्ट इसी में आगे। तो क्या क्या पढ़ लिया अपनों ने, चित्र पढ़ा, चित्र तो देखो रहेगा नहीं, पेज ले लेंगे तो आगे, तो चित्र दिमाग में रख लो फटाफट इसको। ये अपना आर है, ये अपना स्मॉल आर है, ये एच है, एच से दोनों की नहीं बदलेगी, एच इसकी भी एच ही रहेगी, ये ध्यान रखना। इसमें भी बच्चे कई बार कि वैसे इसको कैपिटल एच लो, स्मॉल एच लो, अरे भाई एच नहीं बदला है, एच वो का वही है, एच कैसे बदलेगा बताओ, उस बेलन के अंदर से तो बेलन अपना काटा है तो हाइट तो वही रहनी है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे कई बार बच्चे कहते हैं सर इसको कैपिटल एच क्यों नहीं लिया आपने, अरे जहां जरूरत थी वहां करना पड़ेगा, नहीं जरूरत तो क्यों, अपन अपने को प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है ना कि प्रॉब्लम को बढ़ानी है, ठीक है ना। हो गया क्लियर। तो बेलन का वक्र का क्लियर है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो यही समझा देता हूं, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वृत्ताकार भाग प्लस वक्राकार भाग प्लस वृत्ताकार भाग, और वृत्ताकार भाग क्या है वो भी समझना, ठीक है। तो चित्र इसका मतलब दोबारा बनाना ही पड़ेगा अपने को आपको समझाने के लिए। चलो आगे, खोखला बेलन, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या आ जाएगा, नीचे वाला जो पेंदाकार है वृत्ताकार भाग प्लस बाह्य वक्राकार भाग प्लस आंतरिक वक्राकार भाग, आंतरिक वक्राकार भाग प्लस टॉप और है तो ऊपर वाला सभी वृत्ताकार भाग। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। अब जो वृत्ताकार भाग अपने कह रहे हैं ना, देखो समझना इस बात को, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, यहां लिख देते हैं अपन, थोड़ा सा वापस एक बार चित्र पर चले जाते हैं, एक रिंग से समझने की कोशिश करो। एक रिंग से ही समझने की कोशिश, ये तो था, इनसे तो अपने ये कल्पना की है, ठीक है, ये तो था, ठीक है। अब देखो इस नीचे के पेंदे का अपन क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, वहां पे अपने लिखा था पाई आर स्क्वायर, यही तो लिखा था बेलन में, देखो ये पाई आर स्क्वायर लिखा होता है, अभी पिछले चित्र में देखो बोली। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे केवल वल्ले दिखाई दे रही है अपने को, एक रिंग रिंग की आकृति दिखाई देगी, पानी के पाइप को आप हाथ में लेके देखो, एक रिंग रिंग दिखाई देगी आपको, जो धातु लगी हुई ना आपकी, मेटल जो लगा हुआ लोहा, वो केवल रिंग नुमा आकृति के रूप में दिखाई दे रहा है आपको। तो बड़े व्रत के क्षेत्रफल में से छोटे व्रत का क्षेत्रफल घटा लोगे तब ये एरिया आ जाएगा आपका, ये वाला देखो, ये वाला एरिया चाहिए अपने को, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सेम पार्ट ये होगा, सेम रेडियस है दोनों तरफ, आर आर तो सेम है, एच सेम है, इसका भी क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई लगो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्यों बड़े में छोटा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आर कॉमन ले लो बोली, पाई आर स्क्वायर माइनस, ऐसे समझ लो बोली, चाहिए दोनों रूप समझा दिए मैंने, ठीक है, ऐसे भी पाई कॉमन ले लो बोली, ठीक है, समझ आया कि नहीं है। आ गया वक्राकार वाक्य अपना निकाला अभी, आंतरिक और इसका भी निकाला है, इसका भी निकाला, अपन दोनों वक्राकार वाक्य निकाले, आंतरिक वक्राकार वाक्य भी निकाला है, बाह्य वक्राकार वाक्य भी निकाला है। बाह्य वक्राकार वाक्य क्या निकाला था, 2 पाई आर एच निकाला था, और इसका क्या निकाला था, 2 पाई आर एच निकाला था। इन चारों का अगर अपन जोड़ लें तो अपना काम बन जाएगा। तो जोड़ो इन चारों को, शॉर्ट में जोड़ दूं, शॉर्ट में मतलब देखो वक्राकार भाग तो बाह्य और आंतरिक जोड़ोगे ना, तो इन दोनों को जोड़ दो,
तो क्या आ जाएगा, 2 पाई एच कॉमन ले लूं, 2 पाई एच कॉमन ले लूं और आर प्लस आर, ठीक है। और इन दोनों पार्ट को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, देखो प्लस करें ट्वाइस ऑफ, दो क्यों किया है, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक रिंग ये दिखाई दे रही है, एक रिंग यहां से दिखाई दे रही है, इसलिए डबल किया है, ठीक है ना। आज के बोलो इतना किसी को समझ नहीं आया तो, 4 भागों को जोड़ा है अपनों ने, कौन से 4 भागों को जोड़ा है, नीचे का पेंदा, ऊपर का टॉप, बाह्य वक्राकार भाग, आंतरिक वक्राकार। बोलो समझ आया कि नहीं आया, चारों एकदम क्लियर है। नीचे वाला पेंदा क्या है, आप कहोगे सर वर्त पाई, अपने वहां पे पाई आर स्क्वायर लिखा था, वहां पे केवल एक रेडियस काम कर रही थी, या डबल रेडियस काम कर रही है, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेम प्रोसीजर ऊपर के लिए, वक्राकार भाग भी मैंने समझाया कि बड़ी वाली त्रिज्या वाले पार्ट को खोल काटोगे तो 2 पाई आर एच बन जाएगा, छोटे वाले त्रिज्या वाले पार्ट को काट के खोलोगे, अंदर से देखो बाहर से देखोगे तो बड़ा यूं दिखेगा, छोटा अंदर से कम दिखाई देगा, तो वो होगा 2 पाई आर एच, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें फिर कॉमन ले जो आ रहा है, इस पार्ट का अगर चिंतन करें अपन तो ये 2 भागों में बंट गया, कौन कौन सी, आर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी का फैक्टर वाला फार्मूला लग गया, फैक्टर भी अपना पढ़ा नहीं है, देखो कल भी अपना एक फैक्टर आ गया था, कहां पे आ गया था अपना एक फैक्टर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया था कल अपने, कहां आया था, लास्ट में जब अपनों ने शंकु के छिन्नक का आयतन निकालने की कोशिश की थी, तो वहां एच की वैल्यू जब अपनों ने पुटअप की थी कैपिटल एच की, उस वक्त क्या हुआ था, आर क्यूब माइनस आर क्यूब आ गया था अपॉन आर माइनस आर आ गया था, आर माइनस आर कट गया था ब्रैकेट में, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और क्या बच गया था, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर बच गया था, वो ए क्यू माइनस बी क्यू अपना फार्मूला यूज किया था। यहाँ पे भी अपन फैक्टर वाला पार्ट अपन फैक्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फार्मूला खोलेगा तो एक बार जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, जो जुड़ने वाला पार्ट है ना वो कॉमन आ जाएगा, तो जुड़ने वाला पार्ट कॉमन लो तो 2 पाई आर प्लस आर, ये तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से एच बच गया, यहाँ से क्या बच गया, आर प्लस आर तो कॉमन आ गया, तो आर माइनस आर बच गया, तो रियल में आप लोगों को ये रटाया जाता है, आपको ये रटाया जाता है, फिर आपको पता नहीं चलता ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ठीक है ना। तो इसको रटो मत, बहुत इजी तरीके से दिमाग में रखो पिक्चर को, क्या बहुत इजी तरीके से अपने दिमाग पिक्चर को रखनी है, दिमाग पिक्चर ये रखनी है कि अगर बेलन को अपना तैयार है ना, तो खोखला बेलन भी अपना तैयार है, बस इसके अलावा कुछ दिमाग में रखो। खोखले बेलन के आयतन नोट कर लेते हैं, कोई मारामारी वाली बात ही नहीं है, खोखले बेलन क्या टकरा होता है, खोखले बेलन का आयतन, आयतन की कल्पना कैसे की थी अपनों ने, याद रखो कैसे की थी, बस याद रखो, वक्राकार भाग की तो की थी मैंने आयत से, और खोखले बेलन की मैंने की थी 5 के सिक्के से। अब सिक्का मैं 10 का भी ले सकता था, 5 का सिक्का इसलिए मैं ले रहा हूं कि 5 का सिक्का थोड़ा सा मोटा होता है, उससे बेलन आपका जल्दी बन जाएगा, आपके दिमाग में पिक्चर भी जल्दी बन जाएगी, समझ रहे बात को, बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान देने की बातें ये। तो खोखले बेलन का आयतन, 5 का सिक्का नीचे रखो, पाई आर स्क्वायर, कहां तक ले जाऊंगा, एच ऊंचाई तक ले जाऊंगा, पाई आर स्क्वायर एच, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, केवल इससे बन जाएगा क्या मेरा, अंदर वाला हिस्सा तो थोथा है, क्योंकि उसमें से अपना एक बेलन तो काट दिया, इसमें से मेरे को घटाना पड़ेगा, किसको घटाना पड़ेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर एच को घटाना पड़ेगा, क्या कॉमन आ जाएगा, पाई और एच कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एच, किताब ऐसे लिखती, किताब जैसे लिखती वैसे लिखती, तो मैं आपको याद करने में इजी रहता है थोड़ा सा, पाई आर स्क्वायर एच अपने को याद रहता है ना, तो अपन पाई आर स्क्वायर एच वाला रूप ये है लिख देते हैं, क्या लिखती है किताब वो लिख देता हूँ ना, देखो पाई यहाँ पे आर स्क्वायर लिख देती है और एच यहाँ लिख देती है, ये कोई फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ एक बातें जहां जहां अपने को लग रही है ना, यहाँ आर स्क्वायर है, देख लो भाई, तो ये अपने खोखले बेलन का आयतन आ गया, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बहुत ही शांति से एकदम इसको क्लियर कर दिया। 3D का मोटा मोटी जितनी भी आकृतियां थी
टोटल प्रॉन ले लिए। 2D और 3D को मैं रिपीट लगा देता हूं 5-7 मिनटों में। उसके बाद अपन इनके क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्वेश्चंस देखो, एक लिमिटेड क्वेश्चंस ही मैं करा पाता हूं जो मेरे को अच्छे लगते हैं, या इजी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, हार्ड में पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से एसएससी लेवल के जो क्वेश्चंस है बहुत से क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। उसके बावजूद भी बच्चों लोगों के लिए, युवा स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्वेश्चंस पेपर सेट दे रहे हैं, ठीक है ना। वो आपको उसकी अलग से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे आप प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चनों से। कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा आपसे, बिल्कुल नो डाउट आप पूछो। मोटा मोटी 5 मिनट में 2D और 3D को क्या अपन पढ़ाया, फटाफट अपन रिपीट लगाते हैं, देखते हैं अपनी मेमोरी में क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फटाफट देखना, रोकूंगा नहीं मैं गाड़ी को, समझ में आए चाहिए नहीं आए। अब मान लो कोई बच्चा पहले दिन आके बैठा है, उसको लग रहा है क्या पढ़ा रहे यार, 2-3 जो पिछली क्लासें हुई ना उनका सार गर्भित बातें मैं बता रहा हूं। 2D से शुरू करते हैं। कहां से पढ़ाना शुरू किया था मैंने? आयत से पढ़ाना शुरू किया था। क्या पढ़ाया था? बड़ी भुजा को लंबाई, छोटी भुजा को चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई टू चौड़ाई, परिमाप बाउंड्री पे घूमेंगे, 2 बार लंबाई पे चलेंगे, 2 बार चौड़ाई पे लेंगे, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। और विकर्ण पे पहुंचे थे अपन, पाइथागोरस प्रमेय पे पहुंचे थे अपन, समकोण त्रिभुज पे पहुंचे थे अपन। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो जो मतलब आर और एच के रूप में आ गया ना, तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। बता दूं, तीनों सूत्र लिख दूं इसके फटाफट। देखो, ये आयत, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, इसी रूप में मैंने लिखा था। तो ये अपना पहला पार्ट हो गया परिमाप हो गया था 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, रटना नहीं है, ठीक है। फिर क्या हो गया था इसका क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर क्या हो गया था इसका विकर्ण, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विकर्ण कौन सा? ये वाला। अब देखो, प्रैक्टिस करने से क्या हुआ, याद हो गया। अब मैंने पूरा, अब आप पहली फर्स्ट डे वाली क्लास में जाओ, आयत को मैंने कितना डीपली पढ़ाया है, और अब मैंने आयत को क्या पढ़ाया है, सेकंडों में पढ़ाया। आयत से वर्ग बनाया था अपनों ने, वर्ग के चित्र पर जाओ, फटाफट जाते रहो बस, और कुछ नहीं करना। अब वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाती है। क्यों? एल और बी का लफड़ा खत्म है, दोनों बराबर है, इसलिए इसको नई बात बोलते हैं अपन भुजा। ये इंपॉर्टेंट बात है अपने को जानना है। इसी से सूत्र बन जाएंगे। परिमाप निकालना है तो 4 बार बाउंड्री पे चलना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालना तो भुजा इंटू भुजा करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा अपने को, और विकर्ण निकालना है तो √2 इंटू भुजा आएगा। अब ये मत पूछना कि सर रट्टा हुआ है, रट्टा हुआ नहीं है, आपको लग रहा है रट्टा हुआ है, रट्टा हुआ नहीं है। भुजा स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय मेरे को तो दिखाई दे रही है। तो विकर्ण निकालना है, विकर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर प्लस भुजा के स्क्वायर, जुड़ जाएगा 2 भुजा स्क्वायर। वर्ग है तो उधर जाके वर्गमूल में बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 भुजा स्क्वायर, 2 किसी कीमत में बाहर नहीं आएगा, भुजा स्क्वायर से भुजा उठ के बाहर आ जाएगी, √2 इंटू भुजा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? इतने स्टेप अपने मन के अंदर चलेंगे ना, तब समझ लो आपको गणित ये याद हो गई, मतलब दिमाग में बड़ा सारा मामला फिट हो गया। रटोगे भूल जाओगे, ये तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं हम लोग, रटोगे तो भूल जाओगे। वृत्त पे जाएं, ये लो वृत्त हो गया, क्या है, रेडियस है, फिर क्या है, व्यास है, फिर क्या है, जीवा है। क्लियर समझ आ रहे हैं? किसको केंद्र बोल रहे हैं अपन, जहां मैंने डॉट लगाया जानबूझ के आपको समझाने के लिए। केंद्र है, त्रिज्या क्या है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा है। व्यास क्या है, केंद्र से होके जाने वाली सबसे बड़ी जीवा है। जीवा क्या है, परिधि की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। क्लियर रखो अपने दिमाग में, ठीक है। फिर क्या क्या निकाला, फिर अपने इसकी वृत्त की परिधि निकाली, क्या आया, 2πr आया। कैसे आया, चलो बताओ कैसे आया। पाई की खोज किसने की, पाई की परिकल्पना किसके दिमाग में आई, क्या है पाई, बताओ। बता रखी मैंने तो सारे क्वेश्चनों के जवाब दे रखे हैं। पाई एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिसकी सबसे पहले परिकल्पना आर्य भट्टनामक गणितज्ञ ने की थी। क्या सोचा उसने, या क्या उनके दिमाग में आया? देखो उस वक्त ना तो आप थे ना मैं थे, जो उनके दिमाग में चला उसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, या जो मेरे को बताए गए, जो मेरे को इस पिक्चर से समझ में आ रहा है। उसने अलग अलग लंबाई के धागे लिए, अब लिए उसने, उसका कोई मूंज लियो, मैंने बोल दिया बात, तो वो एक ऑथेंटिक बात नहीं, मगर एक परिकल्पना मेरी और उनकी एकदम सेम है। क्या सेम है कि अलग अलग लंबाई के धागे लिए, तो अलग अलग लंबाई के धागे लेंगे तो अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त बनेंगे, समझ लो। जब उन धागों की लंबाई को उन्होंने नापा ना, तो क्या विशेष बात समझ सामने आई कि धागे की लंबाई जो इसकी त्रिज्या है ना, उसका लगभग 3 गुना है। धागे की लंबाई जो है ना, धागे की लंबाई जो इसकी त्रिज्या है, उसका दुगुना कर दो, ये व्यास का लगभग 3 गुना है, ऐसा बोल दो, समझो। जो जिस त्रिज्या के जो उन्होंने वृत्त बनाए, उन त्रिज्या को दुगुना करने पर व्यास आ गया, और उसको लगभग 3 गुना कर दो हर बार,
क्या आ जाएगा, धागे की लंबाई आ जाएगी। अब मान लो आप सोच के देखो, क्या सोच के देखा, अभी अपने आईपीएल चल रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ग्राउंड बना हुआ है ग्राउंड, ग्राउंड के चारों चारों ओर एक बहुत बड़ी रस्सी लगी हुई है, उस रस्सी को आपको नापना है, उस रस्सी को नापना है। तो सोच के देखो, उस रस्सी को नापना इजी काम है, टफ काम है। अब मैंने कह दिया कि उस ग्राउंड की रेडियस ये है, अब उस रस्सी को नापना है। अब आपके लिए सरल हो गया, क्यों हो गया, उस रेडियस का दुगना करो, लगभग 3 से गुना कर दो, आप बता दो कितना लंबा रस्सा लगा हुआ है। समझे या नहीं समझे? तो ये आर्यभट्ट की कल्पना थी, वहां से पाई आया था। पाई एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिसका मान फिक्स है 22/7। 22 में 7 का भाग दोगे तो लगभग 3.14। कई बार 3.14 भी कैलकुलेट करते समय अपने को यूज लेना पड़ जाता है, तो इसलिए ठीक है। ये तो अभी 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या किया, ये क्षेत्रफल से मतलब है, क्षेत्रफल से और परिमाप से मैंने उदाहरण दिए थे आपको। किस किस चीज के उदाहरण दिए थे? एक तो उदाहरण दिया था मैंने चूड़ी का, तो चूड़ी को तो मैं परिमाप से व्यक्त कर रहा हूं। और रोटी का एक उदाहरण दिया था मैंने। दोनों ही वृत्ताकार आकृतियां बनाई, देखो मैंने ध्यान से, दोनों ही वृत्ताकार आकृतियां बनाई है मैंने, दोनों ही 2D के पार्ट हैं, ठीक है ना। एक नहीं है पापड़ है जिसकी मोटाई है ही नहीं, रोटी की मोटाई को अपन नगण्य मान के चलते हैं, लंबाई थोड़ी अपने कैलकुलेट 2D के रूप में मान रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये चूड़ी तो परिमाप को बता रही है, और जबकि रोटी का जो है ना वो क्षेत्रफल को बता रही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, πr² आ जाएगा, ठीक है। इससे अर्धवृत्त की कल्पना कर दें, कर दो, ये लो अर्धवृत्त की कल्पना कर दी। क्या नई बात आ गई, ये πr है बिल्कुल है, क्योंकि पूरा 2πr, तो ये πr है, और ये 2D हो गया, ये 2r हो गया, सॉरी 2D क्या 2r हो गया, तो 2πr + 2r कॉमन ले लो, बस रट्टो मत। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आधे का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे का क्षेत्रफल πr² है, आधे का πr² हो जाएगा। लिखो यार, समझ गए, अर्धवृत्त का परिमाप इधर लिख दूं, क्या देगा, πr + 2r, क्षेत्रफल क्या देगा, πr²/2, πr²/2। यह अर्धवृत्त हो गया। वृत्त से अपने और क्या किया था, वृत्त से अपने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला था, और क्या क्या निकाला था अपने, बहुत कुछ निकाले थे। देखो एक बार बता देता हूं फटाफट, या जो वापस वृत्त पे, या आगे वृत्त पे, ये केंद्र है, ये कोई त्रिज्या है, ठीक है। तो अगर इसके बीच का कोण अपने को मालूम है तो इस पार्ट का एरिया निकाला जा सकता था। क्या निकाला था, याद है क्या, याद करो, 1/2 r² sin थीटा। अब बच्चा मेरे पे हंसता है, मैं बच्चे पे हंसता हूं, कैसे, बच्चा 16 साल क्या है, टीचर क्या है, सारा इसको तो रट्टा पड़ा है, और मेरे को बच्चे पे क्या हंसी आती है कि जो मैंने पढ़ाया ना उसको तो देखा नहीं इसने, और केवल रटने की कोशिश की, वीडियो पूरे देखे नहीं, फटाफट आगे भगाता रहा वीडियो को। और अब आज कह रहा है यार 2D आई नहीं, अभी भी नहीं आएगी 2D। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि क्या पढ़ाया गया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही फेमस टीचर हूं या मेरे वीडियो भी बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी टीचर की वीडियो देखो, मगर वीडियो को पूरा देखो और प्यार से देखो, उसके साथ कुछ समर्पण की भावना रखो, कुछ सीखने की भावना रखो, तब आप सीख पाओगे, ठीक है ना। ये याद आ रहा है कुछ, जब अपने को ये चाप की लंबाई नहीं दी गई ना, तो भी इसका एरिया निकाला जा सकता है, ये एंगल पता होना चाहिए बस अपने को। और क्या बताया था, देखो एक बात और कुछ बताई थी, इस त्रिज्य खंड का इस चाप की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। चाप की लंबाई, क्या चाप की लंबाई कैसे आएगा, क्या बताया था, पूरा चाप 2πr है, θ/360। याद रखना, रटना नहीं है। और क्या याद कर सकते हो, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है, कब, जब अपने को r दिया हो, ठीक है ना। तो इस चाप की लंबाई दी हुई तो भी निकाला जा सकता है। तो इस चाप की लंबाई अगर मालूम हो तो LR/2 होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। एक बात और बताई थी उन्होंने, क्या इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, त्रिज्य खंड का, हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जाएगा, कुल एरिया कितना होता है, πr² होता है, और अपने को कितना चाहिए, θ/360 का चाहिए। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। अब कोई बोर्ड को केवल देख के समझ रहा है ना, केवल देखा, केवल बोर्ड देख रहा है, बोर्ड में मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, कुछ समझ नहीं आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही पूरी क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या बताया था वृत्त में अपनों ने, एक वृत्त में और बताया था अपनों ने, क्या बताया था, इसको प्रूव दैट भी किया था अपनों ने, इस भाग का क्षेत्रफल निकाला था अपनों ने, याद आ रहा है क्या कुछ, इस भाग का क्षेत्रफल निकाला था, इस भाग का कैसे निकाला था,
इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया था मैंने, ठीक है ना। तो ये अपना वृत्त कंप्लीट हुआ था। और क्या पढ़ाया था इसमें, और पढ़ाया था अपनों ने त्रिभुज पढ़ाया था पूरा। अब त्रिभुज कितना शॉर्ट कर देता हूं, देखो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति, एक हो गया विषम बाहु। विषम बाहु का क्या मतलब था, तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, ए बी और सी। अगर तीनों भुजाओं की अपने को लंबाइयां मालूम हो, किसी विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की अगर लंबाइयां मालूम हो तो उसका एरिया निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, एस निकालेंगे। क्या मतलब एस से, परिमाप का आधा एस से, एस से मतलब तो सबसे पहले एस आना चाहिए दिमाग में, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये तो अपना एस आ गया एस। अब क्या करेंगे, अंडर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्या आ गया, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। रट्टा होना चाहिए बस, ठीक है। सब प्रूफ दैट किए थे अपनों ने, इसी से अपन सारे निकालेंगे। और क्या निकाला था अपनों ने, इससे अपनों ने समद्विबाहु त्रिभुज निकाला था। समद्विबाहु कैसे निकाला था, याद आ रहा है क्या कुछ। समद्विबाहु त्रिभुज, ए सेम लंबाई की भुजाएं ली थी, बी 30 की भुजा ली थी, बी बाई 4 बाहर आएगा, अंडर ऑफ 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। याद करवाया था आपने, जो सिंगल भुजा है ना उसका पार्ट आगे आता है, याद करवाया था मैंने। प्रूफ दैट करने के लिए क्या करोगे, सी से लम डालोगे, बी बाई 2 हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगोगे, एच उनसे लम डाला, प्रूफ दैट कर देना, ये आ जाएगा, ठीक है। और क्या बताया था इसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में तो और बातें बताई थी मैंने, क्या कि अगर अपने को 30 भुजा नहीं मालूम हो, उनसे ही मालूम हो तो भी अपन निकाल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नहीं, समबाहु में चलेगा वो ना, ठीक है, यहां तक ही बताया था इसमें। फिर इसमें एक और बात आ गई, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु में क्या विशेष बात है, तीनों भुजाएं समान होगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। बोलते समय फास्ट शब्द निकल रहे हैं तो वापस शब्दों को सुधार रहा हूं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। क्या क्षेत्रफल आ जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर आ जाएगा। अगर अपने को भुजा ना दी हो, यहां से लम डाला है, उसकी ऊंचाई मालूम हो एच, तो ऊंचाई से आ जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर बाई √3। ठीक है ना। ऊंचाई किसके बराबर है, इसके यहां से ला लेंगे अंतर लंबों के, तो अंतर लंबों को स्क्वायर बाई √3 भी आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना ये बात है। आगे चलो, चतुर्भुज में चलो। चतुर्भुज में देखो अपने स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अपने को चाहिए थोड़ा सा चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो चतुर्भुज के लिए 4 भुजाओं से बंद गिरी आकृति, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज बचा इसमें, चतुर्भुज 4 भुजों से गिरी बंद आकृति, ठीक है ना। वही अगर अपने को चारों भुजाएं अलग अलग लंबाई की दे रखी हो, ABCD, तो अपन क्या करेंगे, हीरोज फार्मूले से, हीरे का सूत्र जो भी है त्रिभुज में, इससे अपन क्या करेंगे, विकर्ण, 4 भुजाएं दे रखी हो और एक विकर्ण दे रखा हो, तो अपन हीरेज का फार्मूला यूज करेंगे और चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर लेंगे, जो विषम बाहु त्रिभुज होंगे, और दोनों विषम बाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकालेंगे, ऐड कर देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बताया था मैंने सम चतुर्भुज, पहले समांतर पे आओ एक बार, समांतर चतुर्भुज क्या याद करवाया था, आधार इंटू ऊंचाई। क्यों याद करवाया था, मैंने कहा था कि कतली को कभी भी आधा नहीं खाना है, इसलिए 1/2 नहीं लगाना है। याद भूल जाओगे नहीं तो, बहुत सिंपल सी बात है। अब कैसे अपनी मेमोरी में फिट है, हर बार जितने भी फार्मूले ना सबके आगे 1/2 लगाए, केवल और केवल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र में आधा इंटू चाहिए अपने केवल, इसलिए मैंने याद कराया था कि कतली नुमा आकृति बनेगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होगी, तो ऐसी कंडीशंस में कतली को अपने को आधा नहीं खाना है, यानी 1/2 नहीं लगाना है। अब कैसे ही अपनी मेमोरी में डालो, डालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, नहीं तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे।
एक अपना पढ़ा रहा था क्या, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भुजा तो चारों बराबर होगी, तो भुजा पर खेल है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाना, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते बच्चे। तो यहाँ पे तो भुजा पर खेल ही नहीं है भाई, यहाँ विकर्ण पर खेल है। तो यहाँ पे क्या खेल है, 1/2 इंटू विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकेंड। ठीक है, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल था। और क्या बताया था अपनों ने, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया था। क्या बताया था कि कोई दो समांतर भुजाएं हो, उनके बीच की दूरी अगर 90 डिग्री के एंगल के रूप में दी हो तो इसका एरिया निकाला जा सकता है। क्या एरिया है, क्या एरिया है, एरिया क्या है, ये लो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, क्या बच गया, कुछ नहीं बचा। 2D कंप्लीट एकदम। और 3D अभी अपना लेटेस्ट में की थी, घन से घनाभ अभी मैंने एक दिन रिपीट लगाया था, बेलन अभी मैंने रिपीट लगाया जस्ट, बेलन से मैंने खोखला बेलन बनाया है, शंकु मैंने पढ़ाया है, शंकु से शंकु की छिन्नक भाग को पढ़ाया है, और लास्ट अपना पढ़ाया है गोला, और गोले से अपना पढ़ाया अर्धगोला। सारे फार्मूले अपने दिमाग में फीड रखने हैं। ध्यान रखना, खोखला बेलन जब आप करो तो याद रखना है कि बेलन से खोखला बेलन बनेगा बस। और जब आप शंकु के छिन्नक का कोई क्वेश्चन आ जाए तो शंकु पे जाना जरूरी है, शंकु से शंकु के छिन्नक को बनाने की कोशिश करो, आपकी कहीं कोई गलती नहीं होगी। अगली क्लास में अपन क्वेश्चंस लेंगे। जय हिंद।